तो हेलो दोस्तों, आज हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट को हमने पढ़ रखा है। स्टैटिक हो, कंप्यूटर हो, या आपका साइंस हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, जो भी है हम लोगों ने पीछे का कुछ क्लास की है। अभी उसमें भी क्लास बाकी है, लेकिन आज इकोनॉमिक्स का पहला क्लास होगा, जो कि हम लोग का सीरीज चल रहा है 1PYQ। उसमें से 5 क्वेश्चन भी देखा जा रहा है। तो चलिए आज के सीरीज में फिर आगे चलते हैं। और मुझे को पता है कि ओनली 20 से 30 लोग ही हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं आप 20-30 लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि भले ही कम लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, कि वो लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में जल्द से जल्द कामयाब हो और नौकरी पाएँ, ताकि आपके माता पिता खुश हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक और वैश्विक और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो आपका कौन सा है जी? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका WTO है। ठीक है, फिर पूछ दे WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1995 को। आगे क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WTO ने किस संस्था का स्थान लिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए गेट का लिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार रिपोर्ट यानी वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो यही करता है। कौन? WTO करता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए, ये पूछ सकता है करंट अफेयर में, नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक, तो फिर आगे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कि NTPC के PYQ क्वेश्चन है, और उसी को हम लोग डिटेल एनालाइज करते हुए 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपका कितना है जी? तो यह है आपका 15%। फिर अगला क्वेश्चन है कि FTA का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ CEPA यानी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है UAE के साथ। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो कौन कौन है? तो आइसलैंड है, लिक्टेनस्टीन है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 2 देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध या टैरिफ के व्यापार क्या कहलाता है? तो मुक्त व्यापार कहलाता है। अगले कॉन्सेप्ट का देखते हैं। बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वर्तमान में कौन है? तो सबसे बड़ा भागीदारी अमेरिका और चीन है। डाटा के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, दोनों में बदलता रहता है कि कौन है। आगे अगर क्वेश्चन देख सकते हैं तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947-91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है आपका मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। ठीक है, फिर बोला जाए कि 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प यानी IPR 1956 ने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी? तो दिया था सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर बोला जाए। फिर बोला जाए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के सह-अस्तित्व के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कमांडिंग हाइट्स का नियंत्रण किसके पास था? तो ये किसके पास था जी? तो सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पास यानी पब्लिक सेक्टर के पास था, या गवर्नमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों यानी PSU को नवरत्न की दर्जा देना कब शुरू हुआ था? तो 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 13 है। ठीक है, जिसमें से भेल है, गेल है, NTPC आदि सब हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता यानी इंटर जनरेशन इक्विटी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है आपका भावी पीढ़ियों के उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक बार पूछ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन, सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए किस में होता है? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987 में। ठीक,
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कुल कितने सतत विकास लक्ष्य SDG हैं? तो है आपका 17 लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कि SDG को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो 2030। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका करंट अफेयर में। फिर बोला पर्यावरण और विकास पर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 1992 में रियो डी जेनेरो। फिर अगला क्वेश्चन है कि संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य आधार क्या है? तो संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि HDI में सभी जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है PP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। फिर पूछे कि PPU का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है परचेसिंग पावर पारिटी यानी क्रय शक्ति समानता। अगला क्वेश्चन है कि PPT के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह तीसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बाटा कुल जनसंख्या। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक GDP और नाममात्र GDP में मुख्य अंतर क्या है? तो ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो ये है आपका रियल GDP आधार वर्ष की कीमतों पर आधारित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आय की समानता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबों को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वह है आपका रोजगार। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रीय MPI के 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं? तो सबसे कौन कौन है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबको पता है 1 जनवरी 2015 को। फिर अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि MPI की गणना के लिए कुल कितने संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो 12 संकेतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी संघवाद किस संस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो नीति आयोग। ठीक है, फिर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो वो कमी थी उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। हम लोग अब इसमें से चुना क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में कौन सा सिद्धांत दिया था? यानी जो उनका पुस्तक था पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये सब कोई जानता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? वो थे 16% से भी कम था। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्थिर और पिछड़ी हुई। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया था? तो राजा कृष्ण ने दिया था। फिर अगला पूछा स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 70 से 75%। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि सकल नामांकन अनुपात जी भी कभी कभी 100% से अधिक हो सकता है आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो नहीं पूछेगा। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू थी? तो 2020 में। प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 2001 में। फिर बोले शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो आपका है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर पूछा जाए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में। ठीक है, अब ये 9वां है कि बोला है कि 1991 के बाद सुधार में और विनिवेश शब्द का क्या अर्थ है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सरकार के शेयर का बिक्री। ये आपका क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट में से क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो भारत में विनिवेश विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। ठीक, फिर बोला डाईपाम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर बोले सरकार की जब अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी बेच देती होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रणनीतिक विनिवेश यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं मतलब क्या है कि जब 51% से अधिक हिस्सेदारी बेच देते तो उसको रणनीतिक बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि वो सब दे रहा है फ्री में। विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका सामाजिक बुनियादों ढांचे और विकास योजनाओं में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला विनिवेश आयोग किसके अध्यक्षता में बना है? तो ये बना है आपका GV रामकृष्ण ने। ठीक,
ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा होता है। हम लोग इसका देख लेते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हिंदी में बोले तो। फिर बोले भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आता है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा आता है मॉरिशस यानी सिंगापुर। समय के साथ बदलता रहता है, दोनों में से आता है, कभी मॉरिशस आगे रहता है, कभी सिंगापुर आगे रहता है। फिर अगला क्वेश्चन कि एफपीआई और एफडीआई में मुख्य अंतर क्या है, तो ये है अंतर कि एफडीआई दीर्घकालिक निवेश है जबकि एफपीआई अल्पकालिक है, शेयर बाजार का निवेश है, ठीक है। भारत में एफडीआई को मंजूरी देने वाला सरकारी मार्ग क्या कहलाता है, तो सरकार मार्ग कहलाता है यानी गवर्नमेंट रूट कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र होता है, जो जितने भी जॉब लोग वाले हैं तो वे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन दिया था तो आप लोग पढ़ लेंगे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। उससे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है। तो सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सबको पता है 1988 में, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में शेयर बाजार कौन को नियंत्रित करता है, तो सेबी ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो माधवी पुरी बुची थी, ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया था, आप लोग पढ़ लेंगे क्या क्वेश्चन दिया था। बोला कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के प्रकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका ऑप्शन में दिया था। तो औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का प्रकलन करने का कभी कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया था, सही है भाई। ये बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो ये सबको पता है। फिर बोला वैज्ञानिक पद्धति से भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था, तो ये किया था आपके VKR बहुत पूछता है क्वेश्चन। फिर बोला कि राष्ट्रीय आय की गणना के वाली संस्था का नाम क्या है, तो ये आपका है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। फिर अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है, तो ये मैंने पीछे जस्ट बताया है। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये PC महालनोबिस में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है, कृषि, ये सबको पता है। वर्तमान भारत की GDP में किस क्षेत्र का योगदान है, तो ये सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का, ठीक है, जिसको तृतीय क्षेत्र बोलता है। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत कौन सा गतिविधि आता है, तो कृषि और वानिकी, मत्स्य पालन और खनन, मतलब जो नेचुरल रूप से प्राप्त होते हैं ना वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। फिर द्वितीय क्षेत्र के किस अन्य से नाम जानते हैं, तो वो विनिर्माण यानी जितने भी औद्योगिक रूप से होता है ना, मतलब जिसका बनाया जाता है जिसको, वो सेकेंड रूप में आ जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा। जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो किस क्षेत्र का हिस्सा GDP में बढ़ता है, तो वो आपका सेवा क्षेत्र बढ़ता है, ठीक। भारत में छन बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो सार्वजनिक शिक्षा, ठीक है। तो कोई ना, आगे चलते हैं, हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं भाई, भूख लग गया। बोला हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण क्या है, तो बोला है सड़क, पुल, रेलवे और बंदरगाह। फिर बोला आधारभूत संरचना के विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सा मास्टर प्लान शुरू किया है, तो वो क्या है PM गति शक्ति। देख रहे हैं सब कुछ PM के नाम पे, PM गति। सब रोड टूटल फूटल रहता है, खाली जितना भी पुल बन रहा है तुरंत ढह जा रहा है। सामाजिक बुनियादी ढांचे में क्या शामिल है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो 2025, ये तो ख़त्म भी हो गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है, तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क और डेटा केंद्र। फिर अगला क्वेश्चन है कि निजीकरण उद्देश्य का सार्वजनिक उद्यमों में डैश को उत्तम बनाया जाता है, तो परिचालन और क्षमता और प्रतिस्पर्धा को। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है विनिवेश। फिर बोला जाए LPG मॉडल में P का क्या अर्थ है, तो प्राइवेटाइजेशन बोलता है यानी निजीकरण। इसका फुल फॉर्म था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यही आया था 1991 में। भारत में निजीकरण की नीति व्यापक रूप से कब शुरू हुआ था, तो 1991 में, ठीक है। ये बोला लाइसेंस राज को ख़त्म करने का किस नीति का हिस्सा था, तो ये था उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक। फिर बोला जाए सार्वजनिक उपकरणों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने का मुख्य कारण क्या है, तो यह है राजकोषीय घाटा कम करना और प्रबंधन में सुधार।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना का आयोग का सही वर्णन करता है। तो 1950 में सरकारी प्रस्ताव का द्वारा निम्नलिखित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता है 15 मार्च 1950 को। फिर बोला योजना आयोग की स्थापना का अब किस संस्था ने लिया है। तो ये लिया है नीति आयोग ने। फिर बोला जाए कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो वो थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि क्या योजना आयोग का संवैधानिक संस्था थी। तो नहीं, योजना आयोग कोई संवैधानिक नहीं थी, ये नहीं, ये गैर संवैधानिक थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों में बल दिया गया था। तो ये दिया गया था पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग में। ठीक। अगला क्वेश्चन 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो वह था 1992 से 97। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को किस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो वो दिया गया था सर्वोच्च प्राथमिकता 8वीं योजना में। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। तो मिड डे मील 8वीं योजना के 1995 में हुआ था। फिर बोला प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1993 में 8वीं योजना के दौरान। फिर बोला जाए कि 8वीं योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये था जॉन W मिलर मॉडल। ठीक है। तो हम लोगों ने 8वीं योजना के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं कहीं अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मिड डे मील भी आता है, प्रधान रोजगार मंत्री वाला भी बहुत आता है, तो ये आप लोग देखिएगा। ठीक। फिर बोला जाए कि प्रत्यक्ष कर सुधार भारत के राजकोषीय सम्मेलन रणनीति का हिस्सा रहा। उदारीकरण के बाद भारत में प्रत्यक्ष करों का सरलीकरण की अनुशंसा रूप से किस समिति ने की थी। तो ये किया था केलकर समिति ने। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट का उदाहरण क्या है। तो उसका उदाहरण है आयकर या कॉर्पोरेट टैक्स। फिर बोला जाए कि भारत में GST किस प्रकार का है। तो ये है आपका अप्रत्यक्ष कर जो जनता देती है। राज्य चलाया समिति किससे संबंधित है। तो कर सुधार से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि कर आधार बढ़ाने का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है। तो कर देने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। भारत में आयकर सबसे पहले किसने पेश किया था। तो ये सबसे पहले किया था जेम्स विल्सन ने 1860 में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता वैकल्पों को प्रभावित किया और कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं में वैश्वीकरण को प्रभाव को दर्शाती है। तो वो था आपका अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापार उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वह है आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक। फिर बोला जाए फेमा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1999 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। तो अपनाती है FDI प्रत्यक्ष विदेश निवेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार सृजित हुआ। तो हुआ था सेवा क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आउटसोर्सिंग किस देश की वैश्वीकरण नीति का प्रमुख हिस्सा है। तो आउटसोर्सिंग है भारत की। ठीक। अगर हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो वो दिया गया था भारी और बुनियादी उद्योग को। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये बहुत पूछता है, तो ये आप लोग जानेंगे PC महानलोबिनी से है। फिर बोला भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस योजना के दौरान स्थापित हुए। तो ये हुए थे दूसरी योजना। ठीक है। आप लोग बस ये चीज़ें कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमको कि ये भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर किस देश की सहायता से स्थापित किए गए थे। तो ये लोग आप ना इसको खोज के आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि तीव्र औद्योगिकरण रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो वो था दूसरी योजना। फिर अगला क्वेश्चन है कि PC महालनोबिस को भारत में किस वर्ष विषय का जनक माना जाता है। तो उनको जानता है भारतीय सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं। तो आपको पता है 29 जून को महालनोबिस के जन्मदिन पर। फिर अगला 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री 1991 के LPG सुधारों की शुरुआत से निपटारे से जुड़े हुए हैं। तो यह है PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 1991 के सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राव मनमोहन मॉडल किस नीति को अपनाया गया था। तो 1991 की आर्थिक नीति को। और देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे कि हमारे देश में आपातकाल नहीं लगा था। ठीक है। जो कौन सा आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था, उन्होंने बचाया था। बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं मनमोहन सिंह। 1991 में भारत के ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लिया था? तो वो लिया था IMF या और विश्व बैंक से। फिर बोला नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य स्तंभ कौन से थे? तो वो यही थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जो इंग्लिश में मैंने बोला था। 1991 के संकट का मुख्य कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन यानी BOP का संकट और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि उदारीकरण के बाद कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? तो है ग्रामीण के लिए नाबार्ड है। ठीक है। फिर पूछे नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 82 में होता है, 12 जुलाई 1982। फिर बोला जाए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये शिवरामन समिति। फिर अगला नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो सबको पता चाहिए मुंबई में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस ने क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था 1998 में। फिर बोला जाए कि RRB क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। आगे देख सकते हैं कि लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका लाइसेंस वाला उद्योग से है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाइसेंस राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था चक्रवर्ती राजगोपाली ने। फिर बोला जाए कि किस वर्ष औद्योगिक नीति में लाइसेंस राज को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया था 1991 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? तो यह है सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई के कारणों से होने वाली देरी को। फिर अगला बोल दें कि वर्तमान में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस आवश्यक है? तो केवल 5, जैसे शराब के लिए, सिगरेट के लिए, खतरनाक रसायन आदि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण के अंतर्गत MRTP एक्ट के स्थान पर कौन सा एक्ट आएगा? तो वो था आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का। फिर अगला उसी में क्वेश्चन है कि लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान। हाँ, जबकि जब लोहा नहीं रहेगा तो अलग भी उद्योग कैसे रहेगा? क्योंकि उद्योग में लोहा को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर बोला जाए कि भारत की सबसे पुरानी इस्पात संयंत्र कौन सी है? तो वही है आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर। फिर बोला सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है। फिर बोला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो वो था भद्रावती मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत दुनिया में इस्पात के उत्पादन में कितने स्थान पर रहता है? तो इस्पात में दूसरा स्थान पर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात उद्योग की किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? तो इसको बोला जाता है भारी उद्योग है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग बस 25 तक करेंगे। तो 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण क्या अर्थ है? तो निजीकरण का अर्थ है कि सरकार कंपनियों की निजी कंपनियों को बेचना। ठीक है। सरकार जो सरकारी कंपनी है, जैसे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? सरकारी कंपनियों को ये प्राइवेट में कर देते हैं, तो वही प्राइवेट कर देना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है, जो कि आजकल पूरा बीजेपी ने कर रखा है। जब से आया 2014 से, तब से पूरा निजीकरण ही करते जा रहा है हर चीज़ में। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है लेकिन नियंत्रण अपने पास रखती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंशिक विनिवेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रणनीतिक विनिवेश में सरकार कम से कम कितनी हिस्सेदारी बेचती है? तो बेचती है 51% से या उससे अधिक। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में निजीकरण के लिए उत्तरदायी विभाग DIPM किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आता है वित्त मंत्रालय। निजीकरण का मुख्य लाभ क्या माना जाता है? तो माना जाता है प्रबंधन में कुशलता और घाटे में कमी। ठीक। फिर अगला बोला भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 16। और डाटा अपडेट होते रहते थे, इसको देखते रहिएगा अभी जस्ट कितना है। तो ये नवरत्न कंपनियों की संख्या अभी कितनी है? 16 है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो या लगी हो तो लाइक करना। ठीक। फिर शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। थैंक यू।